हेलो एवरीवन, जो लोग भी लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जो लोग भी लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, अभी एक बार मेरे को बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताओ यार, क्लास स्टार्ट करें। देखो भाई, इस क्लास के अंदर हम रिवीजन करेंगे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का। ज़्यादातर आपको फार्मूला याद होने चाहिए, फार्मूला आपको आने चाहिए। फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या है कि ट्रांजिस्टर से ही हमने एम्पलीफायर बनाया। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा था तो वो एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा था। तो हो क्या रहा था कि जो इनपुट सिग्नल है उसको हम एम्पलीफाई कर रहे थे। तो इनपुट सिग्नल को जब हम एम्पलीफाई करेंगे तो उसका जो गेन है, गेन, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो एम्पलीफायर है उसका जो गेन है, यानी कि जब वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो उसका जो गेन लगभग आएगा वो 1 मिलियन आएगा। 1 मिलियन उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। यानी कि आउटपुट जो आएगा वो 1 मिलियन टाइम्स हो जाएगा इनपुट के। अब जब सिग्नल आएगा तो सिग्नल ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल क्लियर सिग्नल आएगा। क्लियर सिग्नल से मतलब है उसके अंदर कोई नॉइज डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत कम चांसेस है, 0.001% चांसेस है कि उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो सीधी सी बात है, जब इनपुट सिग्नल आएगा तो इनपुट सिग्नल आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ नॉइज भी होगी। तो अगर सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो नॉइस है और सिग्नल है वो भी एम्पलीफाई हो जाएगी। यानी कि जो आउटपुट है उसमें जो नॉइज और जो डिस्टर्बेंस है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जब वो वैल्यू बढ़ जाएगी तो जब हम आउटपुट को सुनेंगे तो हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी, इस तरह से आवाज सुनाई देगी। तो क्योंकि सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है तो ये डिस्टर्बेंस भी एम्पलीफाई हो रहे हैं। और ये जो की जो साउंड हमें सुनाई देगी ये किस वजह से होगी? टेम्परेचर चेंज होगा जो उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रे की वजह से ये हमें सुनाई देगा। तो हमें क्या करना है कि अब हमने सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर लिया। अब उस एम्पलीफाइड सिग्नल को में से हमें ये जो नॉइस वाला पार्ट है और जो ये डिस्टर्बेंस वाला पार्ट है इसको हटाना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर दें, हमारा काम ये भी है कि जो आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, जैसे कि अभी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना जाए, उसमें कम से कम डिस्टर्बेंस जाए। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसके एक एंड पर लगाना पड़ेगा, ताकि अगर उसके अंदर कुछ नॉइज या डिस्टर्बेंस है तो वो रेक्टिफाई हो जाए। तो उसके लिए, उस डिस्टर्बेंस को या नॉइज को कट करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक फीडबैक का यूज करते हैं, फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं। तो उस फीडबैक सिस्टम को हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। हम उसको क्या नाम देते हैं? नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बताना, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, क्या यहां तक बात समझ में आ गई मेरी? आ गई, ठीक है। अब फीडबैक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो समझो। फीडबैक का मीनिंग क्या है? जैसा कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है, तो आप कुछ ना कुछ आंसर दोगे यस और नो में। तो हुआ क्या कि मेरी वॉइस, जो वॉइस पहुंची, यानी कि जो आउटपुट आप लोगों तक पहुंचा, आपने उसके बेस पर,
उस आउटपुट के बेस पर आपने मुझे आंसर किया कि हाँ सही है या गड़बड़ है। तो मैं जो आप लोगों तक आउटपुट पहुंचा रहा हूं, मैं कौन हो गया? इनपुट। तो इनपुट से आउटपुट पहुंच रहा है, आप लोगों ने उस आउटपुट के बेस पर जज किया कि क्या ये क्वालिटी ठीक है या खराब है। तो उस आउटपुट के बेस पर आपने वापस इनपुट को एक फीडबैक दिया, आपने इनपुट को एक कहते हैं सजेशन दिया कि इसमें ये चेंजेस कर लो या ठीक आ रहा है। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब क्या हुआ? वो किसी भी सिस्टम के लिए हो सकता है। फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट आया उस आउटपुट से कुछ फ्रैक्शन निकाल के वापस से इनपुट को दे देना। आउटपुट में से कुछ फ्रैक्शन निकाला और उसको वापस इनपुट को सप्लाई कर दिया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फीडबैक नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक क्या है? फीडबैक इज अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। फीडबैक क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक होता है प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट टू इनपुट ऑफ सम डिवाइस, इनपुट ऑफ some device, input of some device is known as feedback, input of some device is known as feedback। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फीडबैक। input of some device is known as feedback। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि फीडबैक होता क्या है। सभी को समझ में आ गया होगा कि फीडबैक होता क्या है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसके दो नाम लेंगे, एक लेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक और एक हम लेंगे नेगेटिव फीडबैक। तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक हम नाम देंगे पॉजिटिव फीडबैक और एक हम नाम देंगे नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और एक हम नाम देंगे नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपसे पूछा कि भाई समझ में आया नहीं आया। अब हो सकता है आप मेरे सामने ना कहो, पर अगर कोई दूसरा मेरी जगह आपसे पूछे, मतलब मेरे ही सिस्टम का कोई दूसरा आपसे पूछे कि समझ में आया नहीं आया, तो आप उसको कुछ ना कुछ फीडबैक दोगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो उसको आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे, और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप नेगेटिव फीडबैक दोगे, है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी दो फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव फीडबैक के लिए। पॉजिटिव फीडबैक का मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूं किस तरह का होता है। तो इस सर्किट डायग्राम से आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी। पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बता रहा हूं मैं। भाई लिख रहे हो तो बता देना, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत तेज चलता हूं, बहुत फास्ट चलता हूं। तो अगर लिख रहे हो तो बता देना मेरे को। ये यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। ये सर्किट डायग्राम किसका है? ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का है। यहां पर फेज शिफ्ट है ये 180 डिग्री का, ये लिखा हुआ है 180 डिग्री। देखो अब हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट है। इस इनपुट का वेव फॉर्म देखो, ये इनपुट का वेव फॉर्म है। यहां पर लगाया हुआ है एम्पलीफायर, यहां पर क्या लगाया हुआ है? एम्पलीफायर। अब एक चीज मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब हम सीई ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं? सीई ट्रांजिस्टर। तो जब भी आप सीई ट्रांजिस्टर यूज करोगे तो वहां पर हमेशा आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 180 डिग्री का। जब भी आप फेज सीई ट्रांजिस्टर यूज करोगे तो वहां पर आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 180 डिग्री का, या ऐसा बोल लो पाई का। पर जब आप सीबी या सीसी ट्रांजिस्टर यूज करोगे तो यहां पर किसी भी तरह का कोई फेज चेंज नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप याद रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
जब आप सीई ट्रांजिस्टर का यूज करोगे यानी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यूज करोगे तो वहां पर आपको हमेशा फेज डिफरेंस मिलेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का, या ऐसा बोल लो पाई का। तो सीई ट्रांजिस्टर जब भी यूज होगा तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस आएगा 180 डिग्री का, जबकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, आपको ये याद रखना है। क्या ये सभी को क्लियर है? बोलिए भाई, क्या ये सभी को क्लियर है? हाँ जी, तो वापस आ जाओ पॉजिटिव फीडबैक पर। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए मैंने कहा कि इनपुट जो है उसकी वेव फॉर्म देखो किस तरह की वेव फॉर्म है। यहां पर एम्पलीफायर लग रहा है, 180 डिग्री का फेस चेंज हो रहा है, तो क्लियर सी बात है कि ये जो एम्पलीफायर है सीई ट्रांजिस्टर है। तो फेस चेंज हुआ तो वेव फॉर्म का जो शेप है या जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो गया, उसका जो पोलरिटी है वो चेंज हो गई। यहां पर इस तरह की और यहां पर इस तरह की है। अब मैंने बात की थी फीडबैक की, तो फीडबैक का मतलब क्या है कि जो आउटपुट है उसी में से कुछ पार्ट कट करके वापस से इनपुट को पहुंचा दिया। तो यहां पर फीडबैक नेटवर्क लगाया। तो फीडबैक नेटवर्क लगाया तो जब पॉजिटिव फीडबैक हम प्रोवाइड करा रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक ध्यान से सुनना, पॉजिटिव फीडबैक जब हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहां पर वापस से ये जो आउटपुट है इसमें 180 डिग्री का चेंज कर दिया। आउटपुट जो है इसमें वापस से इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, वापस से 180 डिग्री से घुमा दिया। तो ये जो फीडबैक वाला पार्ट आया है, जो फीडबैक आया है ये सही फीडबैक आया है, यानी कि पॉजिटिव आ गया, यानी कि जो यूजर है उसने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई जो इनपुट आ रहा है वो सही आ रहा है। तो ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म, ये देखो दोनों सेम है, ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव फीडबैक हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां पर टोटल फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो टोटल फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल फेज डिफरेंस जो हो गया, टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 180 डिग्री तो घुमा दिया एम्पलीफायर ने और 180 डिग्री चेंज कर दिया किसने? फीडबैक नेटवर्क ने। तो टोटल फेज डिफरेंस कितना आ गया? 360 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में टोटल फेज डिफरेंस कितना होता है, पहला क्वेश्चन। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में टोटल फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री का। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क है ना, ध्यान से सुनना, फीडबैक नेटवर्क कितने डिग्री का फेज चेंज करता है? तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक नेटवर्क 180 डिग्री का फेज चेंज करता है। कितने का करता है? 180 डिग्री का। अब सिंस ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो यदि इसका वोल्टेज गेन निकाला जाएगा तो वोल्टेज गेन क्या आएगा? वी नॉट अपॉन वी आई। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा। तो आउटपुट जो आएगा इसका आउटपुट इज मिलियन टाइम्स ऑफ इनपुट। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? मिलियन टाइम्स ऑफ इनपुट हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है तो वो आउटपुट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देगा। तो इंक्रीज करा देगा तो इसका मतलब ये है कि जो नॉइज और डिस्टर्बेंस जा रहे हैं इनपुट के साथ वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का कि ये डिस्टॉर्शन और जो इनस्टेबिलिटी है या जो नॉइज है उसको भी इंक्रीज कर देता है। इसलिए पॉजिटिव फीडबैक का एम्पलीफायर के अंदर यूज नहीं किया जाता है ना। तो सिंस disadvantage of positive feedback amplifier is that it increases distortion and instability। ये डिस्टॉर्शन और इनस्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। hence it is not used in amplifiers। इसलिए इसका यूज एम्पलीफायर्स में नहीं किया जाता। फिर इसका यूज कहां किया जाता है? एम्पलीफायर में नहीं किया जाता तो इसका यूज किया जाता है ऑसिलेटर में। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर is used
यूज्ड इन ऑसिलेटर, तो इसका यूज किया जाता है कहां पर, ऑसिलेटर में। तो क्वेश्चन ये बन गया कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहां किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जाता है ऑसिलेटर में। दूसरा क्वेश्चन, पॉजिटिव फीडबैक में टोटल फेज डिफरेंस कितना होता है, टोटल फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पॉजिटिव फीडबैक में जो फीडबैक नेटवर्क है वो कितने डिग्री का फेज चेंज करता है, तो कितने डिग्री का फेज चेंज करता है, 180 डिग्री का फेज चेंज करता है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बोलिए भाई, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ यार। इसके बाद आता है कौन सा, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की जब हम बात करेंगे तो नाम से ही पता लग रहा है नेगेटिव है, यानी कि ये फीडबैक क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो इसका सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरह का होगा वो देखो। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बात करेंगे, जब हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होगा। ये है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ये जो आपको दिख रहा है ये है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक है, तो यहां देखो ये इसकी वेव, इनपुट वेव है, इनपुट वेव गया एम्पलीफायर में, 180 डिग्री का फेस चेंज हुआ, 180 डिग्री का फेस चेंज हुआ, ये क्या आया, आउटपुट आया, ये आया आउटपुट। इसमें से कुछ पार्ट निकाला, कुछ पार्ट निकाला, तो यहां पर आप देखो 0 डिग्री का फेस चेंज हो रहा है, मतलब जैसा आउटपुट है वैसा का वैसा बता दिया कि हाँ भाई आपकी वैल्यू गड़बड़ आ रही है। तो यहां पर कितने डिग्री का चेंज है, 0 डिग्री का चेंज है। पॉजिटिव में यहां पर था 360 का, 180 का, नेगेटिव में यहां पर जो फेस चेंज है वो 0 डिग्री का है। तो ये देखो, ये फीडबैक के बाद, फीडबैक के बाद जो मिला है हमें आउटपुट, ये मिला है फीडबैक का आउटपुट, ये आया है। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में देखो फेस चेंज आ गया, यानी कि जो इनपुट है और जो फीडबैक आया है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट आए हैं, ऑपोजिट आए हैं। तो इसका मतलब यहां पर अब जो आउटपुट आएगा वो रिड्यूस आएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक गया है उसने कहा है कि आप जो इनपुट सप्लाई कर रहे हो उसमें गड़बड़ आ रही है तो उसको कम करो, कम करोगे तो जो आउटपुट अब आएगा, जो पहले मिलियंस में आ रहा था अब वो आउटपुट कम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि यहां पर टोटल फेज चेंज जो हो गया, टोटल फेज, तो यहां पर टोटल फेज डिफरेंस जो आया, टोटल फेज डिफरेंस, यहां पर टोटल फेज डिफरेंस जो आया है वो केवल और केवल कितना आया है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना हो गया, 180। सेकंड क्वेश्चन ये बन गया कि जो फीडबैक नेटवर्क है वो कितने का फेज चेंज दे रहा है, तो फीडबैक नेटवर्क जो फेज चेंज दे रहा है वो 0 डिग्री का दे रहा है, वो कितने का दे रहा है, 0 डिग्री का, ठीक है। और जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वोल्टेज गेन यहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज गेन रिड्यूस, वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये नॉइस को, डिस्टॉर्शन को, उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, फिर नेगेटिव फीडबैक जो है उसका यूज करते हैं हम एम्पलीफायर में, क्योंकि ये नॉइस और रिड्यूस, जो डिस्टॉर्शन है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इट इज यूज्ड इन एम्पलीफायर्स, इट इज यूज्ड इन एम्पलीफायर्स, इट इज यूज्ड इन एम्पलीफायर्स बिकॉज it reduces noise and distortion, it reduces noise and distortion, क्योंकि ये नॉइस और डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर देता है, इसका, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कहां पर, एम्पलीफायर्स में। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम निकाला, ठीक है, एक डायग्राम निकाला मैंने, ये डायग्राम निकाल लिया मैंने।
मैं बात करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के प्रिंसिपल की हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल कैसा होगा, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर जो ये वैल्यू दिखाई गई है 101, 1 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है और ये फीडबैक सर्किट जो है कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहां पर जो वोल्टेज आ रही है 10 वोल्ट का आउटपुट आया है, यह है आउटपुट, ये क्या है, आउटपुट आया है। आउटपुट कितने वोल्ट का आया है, 10 वोल्ट का आउटपुट आया है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है MV, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है MV, वो MV जो वर्ड है उसको हम कहेंगे फीडबैक फ्रैक्शन, उसको बीटा भी लिखते हैं कई जगह, उसको हम कहेंगे फीडबैक फ्रैक्शन। यहां पर लिखा हुआ है आउटपुट, ये है फीडबैक का आउटपुट, इसको मैं बोलूंगा फीडबैक आउटपुट, फीडबैक आउटपुट, इसको क्या नाम दूंगा, फीडबैक आउटपुट, और ये सिर्फ आउटपुट है। तो यहां पर लिखा हुआ है MV करके एक वर्ड लिखा हुआ है MV, तो MV को हम कहते हैं फीडबैक फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं फीडबैक फ्रैक्शन। इसको बीटा से भी लिखा जाता है, इसको कई जगह आप देखोगे तो बीटा से भी लिखा जाता है। तो ये जो फीडबैक फ्रैक्शन होता है बीटा और MV, ये किसके बराबर होता है, फीडबैक आउटपुट, ये किसके इक्वल होता है, फीडबैक आउटपुट, फीडबैक आउटपुट अपॉन जो हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट, तो एम्पलीफायर आउटपुट, एम्पलीफायर आउटपुट, क्योंकि जो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो इसके लिए किसका काम करेगा, वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, वो किसके लिए, इसके लिए किसका काम करेगा, इनपुट का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, फीडबैक फ्रैक्शन का। तो फीडबैक फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फीडबैक का आउटपुट अपॉन एम्पलीफायर का आउटपुट। एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो फीडबैक के लिए किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब दो चीजें और मैं बता रहा हूं, एक होता है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक और एक होता है वोल्टेज गेन विद फीडबैक। तो अगर मेरे पास फीडबैक सर्किट नहीं है, अगर मेरे पास फीडबैक नहीं है तो हम लिखते हैं एक AV, AV, इसको हम बोलते हैं गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक को हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, OL से लिखा है। तो ये किसके बराबर होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये जो है ये किसके बराबर होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो है वो कितना है, 10 वोल्ट, और इनपुट जो है वो कितना है, 1 मिली वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ये क्या हो जाएगा 10,000, ये हो गया गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक। और एक वर्ड आता है गेन विद फीडबैक, तो विद फीडबैक में यहां पर लगा दिया मैंने F, तो इसको हम कहेंगे गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक। तो गेन विद फीडबैक की जब हम बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्लोज लूप गेन, है ना, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप, और इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। तो इसके केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा यहां टोटल इनपुट कितना हो गया, टोटल इनपुट हो जाएगा 1 मिली वोल्ट, ये हो गया, और 100 मिली वोल्ट, ये हो गया। तो जब मैं फीडबैक को कंसीडर कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना आ रहा है 10, और इनपुट कितना आ गया, इनपुट आ गया 1 + 100, तो ये कितना आ गया 10/101। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो दो तरह के गेन हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ओपन लूप गेन और एक हम पढ़ते हैं क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन कब है, जब हमने फीडबैक लगाया हुआ है, और ओपन लूप कब है, जब हमने फीडबैक को नहीं लगाया हुआ है। क्या यहां तक क्लियर है।
अब ये जो मैंने सर्किट बनाया, ये सर्किट में जो इनपुट है, इनपुट के ये सर्किट, मैं सिर्फ इस सर्किट की बात कर रहा हूं, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो इस सर्किट में एम्पलीफायर और फीडबैक, जो फीडबैक सर्किट है वो एम्पलीफायर के साथ सीरीज में है इनपुट पर, और आउटपुट पर किसमें, पैरेलल में। तो इनपुट पर तो क्या हो रहा है, इनपुट पर फीडबैक नेटवर्क एंड एम्पलीफायर आर इन सीरीज। और आउटपुट के ऊपर आप देखोगे तो आउटपुट के ऊपर जो फीडबैक है और एम्पलीफायर है वो पैरेलल में है। तो आउटपुट के ऊपर जो फीडबैक एंड एम्पलीफायर है, ये किस में है, पैरेलल में। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। तो वोल्टेज सीरीज में है और पैरेलल में है आउटपुट पर। तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, ये अरेंजमेंट है सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। और ये सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो वाइडली यूज होता है, सबसे ज्यादा जो एम्पलीफायर के अरेंजमेंट बनाते हैं उसमें वाइडली यूज लिया जाता है सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो इस अरेंजमेंट में होगा क्या कि वोल्टेज गेन तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दिस अरेंजमेंट वोल्टेज गेन तो रिड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड एंड करंट गेन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो करंट गेन जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, करंट गेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पावर गेन जो हम पढ़ते हैं, तो पावर गेन को हम लिखते हैं एपी से। पावर गेन किसके इक्वल होता है, वो होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। ये है वोल्टेज गेन और ये जो है ये है करंट गेन। तो सिंस जो करंट गेन है वो अफेक्टेड नहीं है और वोल्टेज गेन अफेक्टेड है, तो ओवरऑल जो पावर गेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पावर गेन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया कि जो सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट है उसमें पावर गेन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, चेंज नहीं होता है, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, पावर गेन रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाएगा, करंट गेन अनअफेक्टेड रहेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर वोल्टेज गेन की बात की जाए तो वोल्टेज गेन जो आता है, वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन हमें लिखना है यदि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है ACF इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस MA। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का। यहां जो ACF लिखा है ये है वोल्टेज गेन विद फीडबैक, ये जो सिर्फ AV लिखा है ये है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक,
और ये जो एम वी लिखा है ये है फीडबैक फ्रैक्शन, ये लिखा हुआ है फीडबैक फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, फीडबैक फ्रैक्शन। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। कितने से रिड्यूस हो जाता है, 1/1 प्लस एम ए बी से। तो इन इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इन नेगेटिव फीडबैक voltage gain is reduced by, voltage gain is reduced by 1 प्लस MVAB फैक्टर, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको ये MV जो है इसकी जगह बीटा भी देखने को मिलेगा, कई जगह पर आपको MV की जगह बीटा भी देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला के बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से यदि पॉजिटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला लिखना हो, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो फीडबैक का फॉर्मूला आता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए गेन का फॉर्मूला, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है AVF इक्वल्स टू AV अपॉन 1 माइनस AV इंटू MV। तो ये फॉर्मूला बनता है किसका, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो सीधा सा बात है यहां पर माइनस आ रहा है तो वोल्टेज गेन बढ़ रहा है। और जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें क्या आ रहा है, 1 प्लस MVAB आ रहा है, तो यहां पर जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या लिखा है भाई, वोल्टेज ये गेन जो है तो अलग अलग है ना, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक ये अलग टर्म है और वोल्टेज गेन विद फीडबैक है ये अलग है। तो ये तो अलग अलग है ना दोनों चीजें, सेम कैसे हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग है, सेम कैसे हो सकती है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। पहला एडवांटेज क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी। अब गेन स्टेबिलिटी को ये कैसे बढ़ाएगा, ये गेन स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा, तो उसको ये ऐसे बढ़ाता है कि जो इसका आउटपुट आता है नेगेटिव फीडबैक के बाद, जो आउटपुट आता है वो आउटपुट इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो आउटपुट क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स से। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स का जो वेरिएशन होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आउटपुट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, आउटपुट ऑफ नेगेटिव फीडबैक is made independent of transistor parameters, is made independent of transistor parameters। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इसलिए इसकी जो गेन स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हेंस स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर इंक्रीजेस। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं स्टेबिलिटी फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब जो भी डिजाइनर है, डिजाइनर मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसके एंड पर जो डिजाइनर बैठा है, वो डिजाइनर जो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक को प्रिपेयर कर रहा है। ये जो एम्पलीफायर हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक है। क्या है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। तो जो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक को डिजाइन कर रहा है
वो क्या करता है, वो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक को डिजाइन करता है। तो उस केस में वो जो AMV वाली वैल्यू है उसको 1 से ज्यादा कर देता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है AVF इक्वल्स टू AV अपॉन 1 प्लस MVAV, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, तो इस केस में क्या किया जाता है, व्हेन इट इज डिजाइंड, व्हेन इट इज डिजाइंड एट मैन्युफैक्चरर एंड, मैन्युफैक्चरर एंड, जब इसको मैन्युफैक्चरर एंड के एंड पर डिजाइन किया जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है, ये MVAV की वैल्यू ज्यादा कर दी जाती है 1 से, है ना। और ये जानबूझकर किया जाता है, डेलिबरेटरी, ये जानबूझकर, डेलिबरेटली, है ना, डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि ये MVAV की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज्यादा की जाती है, ज्यादा की जाती है, तो AVF इक्वल्स टू AV अपॉन क्या बन जाता है, MVAV। ये क्या बन जाता है, MVAV, AV से AV कट गया, तो यहां पर AVF किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1 अपॉन M के। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1 अपॉन M के। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो वोल्टेज गेन है आफ्टर फीडबैक, वो केवल और केवल फीडबैक फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, फीडबैक फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक डिपेंड्स ऑन, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो केवल और केवल नेगेटिव फीडबैक पर डिपेंड करता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? दूसरा है ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर देता है। दूसरा इसका एडवांटेज है, रिड्यूसेस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, रिड्यूसेस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को ये क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। तो डिस्टॉर्शन को हम लिखते हैं D से, तो DVF इक्वल्स टू DV अपॉन 1 प्लस DV और MV। तो ये D का मतलब है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब है नॉइज, तो DV ये है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। ये है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। एक लिखा है DVF, ये है डिस्टॉर्शन विद फीडबैक, ये है डिस्टॉर्शन विद फीडबैक। और MV का मतलब है फीडबैक फ्रैक्शन। तो साफ साफ यहां से दिख रहा है कि जो नॉइज जा रहा है या जो डिस्टॉर्शन जा रहा है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तीसरा क्या है, ये सर्किट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस सर्किट स्टेबिलिटी, सर्किट स्टेबिलिटी, ये सर्किट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा कि सर्किट की स्टेबिलिटी के साथ ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को भी इंप्रूव कर देता है, इंप्रूव फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इंप्रूव फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इंप्रूव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ये इंप्रूव कर देता है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो अभी तक जो मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक बताया है, अभी तक जो मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक बताया है, ये कौन सा है, ये वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक है। इसका नाम क्या है, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट।
तो यहां पर एक इनपुट पर इंपीडेंस होता है और एक आउटपुट पर इंपीडेंस होता है। तो वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इनपुट पर जो इंपीडेंस है वो बढ़ जाता है और आउटपुट पर जो इंपीडेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इनपुट पर इंपीडेंस जेड आई प्राइम, ये फीडबैक के बाद का इंपीडेंस है, तो ये हो जाता है जेड आई 1 + MV, 1 + MV और AV, 1 + MV और AV, ये है इनपुट इंपीडेंस। तो इनपुट इंपीडेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनपुट इंपीडेंस यहां पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और आउटपुट इंपीडेंस को हम लिख रहे हैं जेड ओ प्राइम। तो आउटपुट इंपीडेंस जेड ओ अपॉन 1 + MV AV, तो आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में इनपुट इंपीडेंस, फर्स्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज होगा, सेकंड डिक्रीज होगा, थर्ड रिमेन सेम, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होगा, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक की बात चल रही है, और आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब जो हम फीडबैक पढ़ रहे हैं उस फीडबैक नेटवर्क के अंदर का सर्किट कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फीडबैक सर्किट, तो फीडबैक के अंदर का जो सर्किट है वो दिखाई कैसा देता है या वो होता कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सर्किट जो है इसके अंदर, ये फीडबैक सर्किट है। इस फीडबैक सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है R1 और एक है R2। ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2। वोल्टेज जो हमें निकालना होता है वो किसके क्रॉस निकालना होता है, R1 के क्रॉस निकालना होता है। तो हमें जो वोल्टेज चाहिए होता है, यहां पर आएगा इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट आएगा इसके क्रॉस। तो हमें जो वोल्टेज चाहिए होता है वो किसके क्रॉस चाहिए होता है, R1 के क्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, यहां पर से जो इनपुट वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, V0। यहां पर से जो इनपुट वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, V0। इसको भी मैं V0 लिख देता हूं। तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज होता है V = IR। तो किसके अक्रॉस निकाल रहे हो, R1 के अक्रॉस निकाल रहे हो। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 + R2। तो करंट कितनी हो गई, करंट हो गई V0 अपॉन R1 + R2। और किसके अक्रॉस निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो R1 के अक्रॉस, तो यहां हो जाएगा R1। तो ये वोल्टेज आ गया इसके क्रॉस, तो ये इनपुट वोल्टेज की तरह काम करेगा। किसकी तरह, ये किसकी तरह काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, आउटपुट वोल्टेज की तरह। तो ये क्या बनेगा, आउटपुट वोल्टेज। तो आप निकालते हो फीडबैक फ्रैक्शन। तो फीडबैक फ्रैक्शन क्या होता है, फीडबैक फ्रैक्शन होता है फीडबैक आउटपुट और अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो फीडबैक फ्रैक्शन MV। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया V0 R1 अपॉन R1 + R2। और आउटपुट वोल्टेज जो कि इनपुट का काम कर रहा है वो कितना हो गया, V0। तो ये V0 से V0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, R1 अपॉन R1 + R2। तो कई बार आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि एक फीडबैक सर्किट है, उसमें दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये है, तो उसका फीडबैक फ्रैक्शन बताइए। तो उसका फीडबैक फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, R1 अपॉन R1 + R2। ठीक है, उसका फीडबैक फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, R1 अपॉन R1 + R2। क्या यहां तक क्लियर है सभी को?
अभी तक जो मैंने आपको फीडबैक बताया वो था नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव करंट फीडबैक। अब मैं बात करूंगा किसकी? नेगेटिव करंट फीडबैक की, है ना। तो ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? नेगेटिव करंट फीडबैक। नेगेटिव करंट फीडबैक। तो नेगेटिव करंट फीडबैक में ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। इस सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखो, यहां पर एक ये जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। इसको नाम दिया जाता है फीडबैक रेजिस्टेंस। इस फीडबैक रेजिस्टेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये पैरेलल अरेंजमेंट है और यहां पर भी ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहां पर भी एक इसमें पैरेलल में और यहां पर भी एक इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल को एक और नाम दिया जाता है शंटिंग। पैरेलल को एक नाम दिया जाता है शंटिंग। शंटिंग तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नेगेटिव करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहां पर जो फीडबैक फ्रैक्शन होगा वो फीडबैक फ्रैक्शन को लिखेंगे एम से या एम आई से, और ये क्या होगा? ये होगा फीडबैक करंट अपॉन आउटपुट करंट। ये किसके बराबर होगा? फीडबैक करंट, फीडबैक करंट अपॉन आउटपुट करंट, अपॉन आउटपुट करंट। तो फीडबैक करंट जो है वो कितनी है? यहां पर आई एफ है, तो फीडबैक करंट को लिख दिया आई एफ, और आउटपुट करंट कितनी है? आई ओ है। तो यहां पर जो फीडबैक फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एम आई इक्वल्स टू आई एफ अपॉन आई नॉट। आई एफ अपॉन आई नॉट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास फीडबैक फ्रैक्शन, ठीक है। और फीडबैक करंट कितनी हो जाएगी? फीडबैक करंट, अगर आपसे पूछा जाए फीडबैक करंट बताओ, तो फीडबैक करंट आप कैसे निकालोगे? तो फीडबैक करंट आप निकालोगे, फीडबैक करंट, फीडबैक करंट, तो फीडबैक करंट को आप लिखोगे आई एफ से, तो आई एफ हो जाएगा एम आई और आई नॉट, ये हो जाएगी फीडबैक करंट। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ये जो फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू है ये होती है 0 से 1 तक। ये वैल्यू जो आती है फीडबैक फ्रैक्शन की, ये वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। अगर इसका गेन निकाला जाए तो गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक, तो गेन विद फीडबैक का फॉर्मूला ठीक वैसा ही होगा जो हमने वोल्टेज गेन में लिखा था। यहां लिखा जाएगा ए आई एफ अपॉन 1 प्लस एम आई और ए आई लिखा जाएगा यहां आई, तो ये बनेगा आई, ए आई और ये बनेगा एम आई। तो ए आई एफ जो होगा ये होगा क्लोज लूप गेन, ये होगा क्लोज लूप गेन, और जो ए आई होगा ये होगा ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन का मतलब होता है गेन विदाउट फीडबैक, और क्लोज लूप गेन का मतलब होता है गेन विद फीडबैक। एम आई जो होगा वो होगा फीडबैक फ्रैक्शन। तो यहां से भी साफ साफ दिख रहा है कि जो गेन आएगा विद फीडबैक वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जो गेन आएगा विद फीडबैक वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। जिस तरह से वोल्टेज एम्पलीफायर में रिड्यूस हो गया था इसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? हमने ये बात की थी कि जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन में हमने ये लिखा था कि वोल्टेज एम्पलीफायर जो था, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में जब मैंने बात की थी वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक की, तो उसमें क्या हुआ था? जो उसमें वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज हुआ था, वोल्टेज गेन डिक्रीज हुआ था, और करंट गेन अनअफेक्टेड था। करंट गेन जो था वो अनअफेक्टेड था। और जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? करंट नेगेटिव फीडबैक की, करंट नेगेटिव फीडबैक की, जब मैं बात कर रहा हूं करंट नेगेटिव फीडबैक की, तो करंट नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? जो वोल्टेज गेन है वो अनअफेक्टेड होगा, वोल्टेज गेन अनअफेक्टेड,
तो वोल्टेज गेन अनअफेक्टेड होगा और करंट गेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और करंट गेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए बात? वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में वोल्टेज गेन डिक्रीज हुआ था, करंट गेन अनअफेक्टेड था। जब आप बात करोगे करंट नेगेटिव फीडबैक की, तो करंट नेगेटिव फीडबैक में जो नेगेटिव जो वोल्टेज गेन है वो अनअफेक्टेड रहेगा और करंट गेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर इनपुट इंपेडेंस डिक्रीज होगा और आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब हम यहां पर बात करेंगे इनपुट इंपेडेंस की, तो इनपुट इंपेडेंस यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इनपुट इंपेडेंस, और इनपुट इंपेडेंस यहां पर डिक्रीज हो गया। जबकि वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक जो फीडबैक था उसमें इनपुट जो है वो इंक्रीज हो गया था, तो यहां पर इनपुट इंपेडेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उल्टा मामला चल रहा है। और आउटपुट इंपेडेंस यहां पर वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट इंपेडेंस यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटपुट इंपेडेंस लिखा जाएगा जेड आउटपुट 1 प्लस एम आई, और ये ए आई। तो ये हो गया आउटपुट इंपेडेंस, यहां पर आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीज हो गया, यहां पर आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीज हो गया और इनपुट इंपेडेंस डिक्रीज हो गया। जबकि हमने बात की थी वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में, तो वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ था कि जो इनपुट इंपेडेंस है वो इंक्रीज हुआ था और आउटपुट इंपेडेंस डिक्रीज हुआ था। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूला बताए हैं, ये जितने भी मैंने बताया है कि आउटपुट कब इंक्रीज होगा, इनपुट कब डिक्रीज होगा, है ना, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो, और अदरवाइज ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब हम मिलेंगे 4 o'clock, शाम को मिलेंगे 4 बजे, और 4 बजे जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही। शाम को मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर।